नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेरियाल, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित बात कर रहे थे। आज की जो अपनी क्लास है वो है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। इस प्रस्तावना से संबंधित अपन सारी चर्चा करने वाले हैं और इस क्लास के लास्ट में अपने इस प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जामों में आए उनकी चर्चा भी करेंगे। पहली बात तो प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है। देखो, भारतीय संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इस संविधान के उद्देश्य क्या हैं? संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में किन किन बातों को ऐड किए हैं, कौन से आदर्श, किस प्रकार के विचार इसमें समाहित किए हैं, उन सारी उद्देश्यों की जो जानकारी है वो जानकारी अपने को प्रस्तावना के अंतर्गत देखने को मिलती है। इससे कोई भी जब अधिनियम बनाया जाता है तो उससे पहले उस अधिनियम की उद्देशिका होती है और उस उद्देशिका में रहता है कि इस अधिनियम को बनाया क्यों गया है, ये किन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श हैं, जो आकांक्षा हैं, उन आकांक्षाओं से संबंधित जो बात है वो अपने को कहाँ पे मिलेगी? प्रस्तावना के अंतर्गत। तो देखो, प्रस्तावना से संबंधित कुछ ही बातें। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल प्रिंट है और इस प्रिंट के अंतर्गत ही पहली बात तो ये जो डिजाइन किया गया है चारों ओर, ये डिजाइन किसने बनाई है? ये बनाई है राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहरी सिन्हा। और इसमें आपको चार आकृति मिलेंगी कोनों पे और चार जानवर के चित्र हैं। और इन आकृतियों में कौन से चित्र आपको दिखाए गए हैं? पहला चित्र यहां से यदि अपन देखें तो बाएं पार्ट में ऊपरी कोने पर कौन सा है? बैल। और दाएं कोने पे है हाथी। इसके बाद ये नीचे की साइड में दाएं कोने पे है शेर और बाएं कोने पे है घोड़ा। ये जो चारों चित्र हैं, चारों जानवरों के जो चित्र हैं, इन्हीं को अशोक के स्तंभ में शामिल किया गया था। हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी इन बातों को शामिल किया गया है। अब देखो, अपन एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि इस प्रस्तावना का महत्व क्या है और इस प्रस्तावना में कौन सी बातें हैं, प्रश्न किस प्रकार का आता है। पहले देखते हैं यहां से भारत का संविधान। इस प्रस्तावना का इतिहास किस प्रकार से रहा है? यह उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रारंभ में किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी आधारशिला भी उद्देश्य प्रस्ताव ही है और उन्हीं चीजों को इसमें लगभग शामिल किया गया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ा है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। इसे कब रखा गया? संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर को। और यह संविधान सभा से पारित हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव की भावनाओं को इसमें शामिल किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना 17 अक्टूबर 1948। भारतीय संविधान की निर्मात्री संविधान सभा ने प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया था अंतिम रूप से। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की है, कहां से ली गई है?
इस भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्योंकि भारतीय संविधान आपको पता है 60 देशों का अध्ययन करने के बाद ही इसमें उपबंध है वो शामिल किए गए हैं। तो ये भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और किसी भी संविधान के पहले प्रस्तावना होनी चाहिए, इस प्रकार का विचार कहां से आया? यह आया यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब अपने को इसमें जितनी भी बातें हैं एक एक शब्द को समझना है और साथ में उनका क्रम है वो भी याद रखना है। भारत का संविधान, ये भारत का संविधान जैसे शब्द का उल्लेख कहां पे मिलता है? आर्टिकल 393 में। मैंने इससे संबंधित चर्चा की थी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था और उस दिन कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। वो सारी चर्चा अपने पहले की है। तो आर्टिकल 393 में क्या है? उसमें भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। इस बात का उल्लेख किस में मिलेगा? 393 में। फिर देखो उद्देशिका, तो उद्देशिका का मतलब गया कि किसी भी अधिनियम है उसको बनाया क्यों गया है। तो ये जो संविधान बना इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मूल भावना क्या है? तो वो क्या है? उद्देशिका, या इसी को प्रस्तावना, या इसे अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रीम्बल। प्रीम्बल। अब एक चीज, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान के पास शक्ति का जो स्रोत है वो है भारत की जनता, भारतीय जनता। शक्ति का प्रमुख जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है भारत की जनता, क्योंकि संविधान सभा के अंतर्गत जो सदस्य थे उनका प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में बताया गया कि ये जो जितने भी भारतीय संविधान में आर्टिकल जोड़े गए हैं वो सभी भारतीय जनता की इच्छा को बताते हैं, भारतीय जनता की आकांक्षाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब एक एक करके इन वर्डों को देखेंगे। एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। पहले देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा वर्ड है इसके बाद ये समाजवादी। इनका क्रम भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। समाजवादी के बाद है पंथ निरपेक्ष, पंथी निरपेक्ष। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। इसके बाद है गणराज्य। हर वर्ड का अर्थ भी अपने को आना चाहिए कि इन चीजों को अपने शामिल क्यों किया। प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व बनता है कि उसकी प्रस्तावना उसको कंठस्थ हो, क्योंकि उसमें अपने भारतीय मूल्य और उनके आदर्श से छुपे हैं। तो पहले अपन देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न। इसका मतलब ये हुआ प्रभुता संपन्न। भारत स्वतंत्र कंट्री है और वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को बिना किसी विदेशी सत्ता के अधीन के लेता है। कहने का मतलब ये हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवर्निटी। जो राष्ट्र होता है उसके पास ये सारी की सारी शक्तियां खुद में निहित होती हैं, न कि किसी बाह्य ताकत के सहायता से वो अपने डिसीजन ले। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947, तो उसके बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया। अब ये बिना किसी दूसरे देश के यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को हल करता है। तो यही चीज क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न। जैसे भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, राष्ट्र कुल का सदस्य है, तो वो चीज भारत अपनी इच्छा से उसमें शामिल हुआ है। यूएनओ का भारत सदस्य है तो भारत अपनी इच्छा से उसमें शामिल हुआ है।
किसी प्रकार का दबाव इसमें नहीं दिया गया है। तो वो चीज क्या है कि अपने निर्णय यदि खुद ले सके स्वतंत्र रूप से, तो वो चीज है संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न। फिर है समाजवादी। देखो समाजवादी भी एक विचारधारा है जो यह बताती है कि राज्य के पास उत्पादन के जितने भी सोर्स होते हैं, जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों पर यदि नियंत्रण सरकार का होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समाजवादी। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारी तंत्र ज्यादा होता है। जैसे चिकित्सा के लिए सरकार पिन हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसके बाद शिक्षा में भी खोल जो स्कूल खोल रखे हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये चीज समाजवाद को जो दर्शाती है। अब समाजवाद दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद एक होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक समाजवाद। जो साम्यवादी समाजवाद है इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का नियंत्रण कठोर होता है। सारा जितना भी मशीनरी है, जितना भी ढांचा है, वो सारा का सारा सरकार के नियंत्रण में रहता है। और लोकतंत्रात्मक में क्या होता है, जनता के पास भी अधिकार रहते हैं। कुछ लोग अपने तरीके से भी विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटा सकते हैं। तो यहाँ पे है कठोर जो सरकारी नियंत्रण, और यहाँ पे है सरकार थोड़ा कम नियंत्रण। तो ये है लोकतंत्रात्मक और ये साम्यवादी समाजवाद। फिर देखो पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष क्या है, सेकुलर क्या चीज होती है। इसका मतलब हुआ कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है, किसी भी प्रकार के धर्म विशेष को यह राज धर्म की मान्यता नहीं देता, जबकि सभी धर्मों को आदर भाव से देखता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। राज्य का अपना कोई भी राज धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखना, ये क्या चीज है, पंथ निरपेक्ष है। फिर है लोकतंत्रात्मक। देखो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब सीधा सा है कि लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना हुआ जो शासन है उसे अपन लोकतंत्र बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, उस सरकार के पास शक्ति कहां से आती है, भारतीय जनता से आती है। क्योंकि सरकार में वही व्यक्ति बैठते हैं जिसे भारतीय जनता चुन करके भेजती है। अपना राष्ट्र देश से, राज्य देश से भारतीय जनता के माध्यम से भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का है। देखो एक तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं और एक अप्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष वह है जहां पे राष्ट्र के अध्यक्ष को जनता खुद चुनती है, डायरेक्ट वोट करके फिर उसका चुनाव करती है। तो उसे अपन बोलेंगे प्रत्यक्ष। जैसा कि जो प्रत्यक्ष तंत्र कहाँ पे होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, अमेरिका में। इसके बाद देखें अपनी अप्रत्यक्ष वह होती है, होता है जिस लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्र के अध्यक्ष को जनता खुद ही सेलेक्ट न करके और जनता का प्रतिनिधि उनको सेलेक्ट करते हैं, तो वो चीज क्या हुई, अप्रत्यक्ष। जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं जो निर्वाचित है, वो इसमें वोट दे करके फिर राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक विधि से राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर अपन देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि राजा राजतंत्र चलता है, राजा का जो बेटा होता है वो वंशागत दृष्टि से राजा बन जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को बराबर अधिकार है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ पे गणराज्य का मतलब यही हुआ कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
अब देखो नेक्स्ट है इसमें, यहां तक अपन ने देखा लोकतंत्र, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक एक चीज को अपने को देखना है इसमें। पहले तो देखो न्याय शब्द, स्वतंत्रता, समता और इसके बाद है बंधुता। इन वर्ड को भी अपने को याद रखना है कि पहले न्याय है, उसके बाद स्वतंत्रता है, उसके बाद समता है, उसके बाद है बंधुता है। इनका क्रम भी अपने को याद रखना है। अब अलग अलग प्रकार से बताया गया कि न्याय कितने प्रकार के है। तो न्याय इसमें कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की। न्याय का मतलब क्या हुआ कि यदि जितने भी सोर्स हैं उनको समान मात्रा में, सभी को समान तवज्जो देते हुए यदि बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो वो चीज क्या है, न्याय। और वो न्याय कौन कौन से प्रकार के हैं, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। देखो इनका क्रम अपने को याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। सामाजिक, उसके बाद है आर्थिक और उसके बाद है राजनीतिक न्याय। ये जो तीनों प्रकार की न्याय है, पहली बात तो इस प्रकार की व्यवस्था कहां से ली गई है, ये कहां से प्रेरित है, तो यह है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, इसे रूसी क्रांति से प्रेरित है ये चीज। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया कि बिना किसी भेदभाव के लिंग, जन्म स्थान, इन्हें सबको दरकिनार करते हुए यदि सभी को समान रूप से देखा जाता है, तो वो चीज क्या है, किसी प्रकार का भेदभाव न करना, ये सामाजिक न्याय है। जैसे अपने देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो वो चीज भी जो मूल अधिकार में अपन देखते हैं, वो भी क्या है, सामाजिक न्याय है, जो आर्टिकल 17 से संबंधित है। फिर देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि जितने भी स्रोत होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक धर्म का, संप्रदायों का, वर्गों का बराबर अधिकार है। उनको पाने का सबको बराबर अधिकार है। तो ये चीज के आर्थिक न्याय। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि आपको बताएं, भारत में चुनाव होते हैं वयस्क मताधिकार पर। किसी प्रकार से अमीर गरीब इस प्रकार की कोई श्रेणी न होकर के, और सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष या उसे बड़ा है, तो सबको मत अधिकार का उपयोग करने का जो अधिकार दिया हुआ है। मताधिकार का उपयोग सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा है या बड़ा है, किसी भी परिवार से संबंधित है, सबके मत का मूल्य एक ही होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, तथा साथ में वो बड़े से बड़े पद पर भी चुनाव लड़के जीत सकता है। जैसे आपको बताया अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति प्रथम द्रौपदी मुर्मू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बन सकता है। तो ये क्या है, रूसी क्रांति से प्रेरित है। इसके बाद ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की न्याय। ये भी याद रखना है कि न्याय कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के, जो 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित है, वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसकी पूजा, उपासना उसकी कर सकता है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता भी इसमें दी गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताती है, तो वो स्वतंत्रता है 5, और उनका क्रम भी अपने को याद रखना है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर वो विचारों को अभिव्यक्त करता है,
फिर लोगों को विश्वास होता है उनके विचार पर, तब उस धर्म को फॉलो करेगा वह। किसी भी धर्म से संबंधित बातें बताई जाती हैं तो विश्वास करने के बाद उस धर्म को फॉलो करेगा, और उसके बाद उस धर्म की पूजा करेगा, उपासना करेगा। तो इस तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनको क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब समानता, और समानता का अधिकार भी अपने दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो ये भी अपने को याद रखना है। समानता का अधिकार 14 से, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में, ये सारी चीजें अपन मूल अधिकार में देखेंगे। तो देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसका मतलब हुआ कि समाज के अंतर्गत सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक समान है। सभी को समाज में प्रतिष्ठित होने का बराबर अधिकार है। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशेष प्रकार के को अधिकार नहीं दिए गए हैं, ऐसा कोई प्रावधान उसके अंतर्गत ही नहीं किया गया है। तो ये भी अपने को याद रखना है। अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को बराबर समानता है। वह किसी भी प्रकार की नौकरी में जा सकता है, किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिए समान प्रकार के अधिकार उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट, तो इन सब को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखो, ये राष्ट्र की एकता तो शब्द पहले से था, इसकी जगह अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये बात भी अपन देखेंगे कि संविधान का संशोधन कैसे हुआ और इसमें कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखो, एकता का मतलब सभी समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, देश में जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे एक साथ रहेंगे। अखंडता, अखंडता का मतलब है कि आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों को संघ से अलग होने की जो अधिकार है वो नहीं है। वो संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ से जुड़े हुए रहेंगे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोलती है कि किसी भी प्रकार से संसद के मूल पार्ट है, किसी भी प्रकार से संसद है वो किसी भी राज्य को किसी दूसरे को नहीं दे सकती। तो इस प्रकार की बात भी इसमें की गई है। भारत का टुकड़े यहाँ पे नहीं हो सकती। दूसरी बात है, किसी दूसरे देश का अब उपनिवेश नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी बात भी इसके अंतर्गत है। फिर है सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। कहने का मतलब सभी लोग क्या हैं, सभी की एक ही पहचान है और वो है भारतीय। सभी व्यक्ति भारतीय हैं। कोई भी व्यक्ति जाति धर्म का बाद में, पहले उसकी जो प्राथमिकता है वो क्या है, भारतीय है, वो नागरिक है, भारतीय एक प्रकार की नागरिकता है। तो वो भी अपने को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के साथ समान प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। किसी प्रकार की जाति धर्म उनको दरकिनार करते हुए और हम सब भारतीय मानते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भाईचारे की भावना के साथ अपने को रहना चाहिए। तो ये जो प्रस्तावना है वो अपने को बताती है कि देखो, सभी को न्याय दी जाएगी, स्वतंत्रता है, समानता है, सभी एक साथ रहेंगे, बंधुता आपको दी गई है। तो भारत की जो संसद है वो इन सब को बढ़ाने का प्रयास करेगी। देखो, को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संविधान के परिवर्तन की तिथि, संविधान के परिवर्तन की तिथि है वो इसमें अंकित है कि भारतीय संविधान बना कब है। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को
बन करके ये तैयार हो गया। और इसी दिन इन 3 शब्दों को आपको याद रखना है। इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और इसी दिन 16 अनुच्छेद हैं वो लागू हुए थे। ये सारी बातें अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें मुख्यतः प्रश्न किस प्रकार के आएंगे वो अपन इसके बाद ये चर्चा करेंगे। सारी बातें इसमें जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं उनकी चर्चा भी होगी। अब देखो इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं। पहली बात तो जो संविधान की प्रस्तावना है इससे संबंधित ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इससे संबंधित जो 2 मुख्य वर्डिक्ट हैं उनको अपन यहाँ पे देखेंगे कौन से विवाद है। तो एक तो है बीरूबाड़ी बड़ी यूनियनवाद, यानी वाद। और ये वर्डिक्ट कब का है? 1960 का। एक तो इसके बारे में देखना है। दूसरा अपने को देखना है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल। इनको अलग अलग अपन देखते हैं। पहली बात है बीरूबाड़ी यूनियनवाद। ये बीरूबाड़ी एक जगह थी और इस जगह को 1960 के अंतर्गत पाकिस्तान में दे दिया गया। उसको बाद में उच्चतम न्यायालय के मना करने पे नहीं दिया गया। इस प्रकार की बात केवल चली थी परंतु दिया नहीं गया। तो बीरूबाड़ी जो यूनियनवाद हुआ, ये जो केस था, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का प्रेरणा स्रोत है। प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत जरूर है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का जो आर्टिकल है तो उस आर्टिकल को यदि उसका सही तरीके से निर्वचन नहीं हो रहा, क्लासिफिकेशन सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तब संविधान की प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। तो ये बात बताइए। दूसरी बात बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। कहने का मतलब ये भारतीय संविधान में फ्रंट पेज पे दिया जरूर है परंतु ये संविधान का पार्ट नहीं है। ऐसा किसने बोला? बीरूबाड़ी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये भी अपने को याद रखना है कि संविधान का भाग नहीं है। ये बात किस में मिलती है? बीरूबाड़ी यूनियनवाद में। फिर केशवानंद भारती, देखो केशवानंद भारती हैं, ये मठ के मठाधीश्वर थे, महंत थे और इनकी जगह थी दक्षिण भारत की। इसमें अपने ये बहुत बड़ा मतलब वर्डिक्ट है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो केशवानंद भारती इस वाद के अंतर्गत क्या हुआ था? ये था 1973 का, 1973। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना के अंतर्गत ही संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना सेम उसी तरीके से प्रभावी है जैसे संविधान के 395 आर्टिकल में जो बातें बताई हुई हैं उसी तरीके से प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकती है संसद, परंतु संसद संशोधन करे तब इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा इस प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तब इसमें संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ इसका मूल भाग जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बात भी पहली बार भारतीय संविधान में कब आई? ये आई इसी केस से, केशवानंद भारती वर्सेज केरल वाले मामले से। तो मूल भाग का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी संसद के पास इस प्रकार का पावर नहीं है कि वह अपने देश को किसी दूसरे देश के अधीन कर दे, या भारत के जो विभाजन करके इसको फिर अलग अलग देशों के अंतर्गत अलग राज्यों को स्वतंत्र कंट्री में बदल दे। तो इस प्रकार का पावर ये संसद के पास नहीं है। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है। मुख्य बात यही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये बात है केशवानंद भारती वर्सेज केरल, और संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती केरल। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब अपन करेंगे इसमें संविधान जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन संशोधन से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। भारत की जो प्रस्तावना है इसमें अब तक एक बार संशोधन हुआ है, इसमें अमेंडमेंट एक बार किया गया है। और वो किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और इसके प्रावधान लागू हुए थे 1977 में। 42वां संविधान संशोधन से लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट जोड़े गए थे और 9 आर्टिकल इसमें जुड़े थे। बहुत बड़ा एक संशोधन हुआ था, और इंदिरा गांधी की सरकार के समय इसी से मूल करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अपने को ये देखना है कि भारत की प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन एक बार हुआ, और इस संशोधन के तहत उसमें 3 शब्द जुड़े। कौन कौन से? एक तो समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। अखंडता, देखो ये तो अपन सबको पता है कि ये 3 शब्द जुड़े। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तो इनका है कर्म। और ये जो 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों को पैरा संख्या 1 में जोड़ा गया है। पैरा कौन सा है? 1 नंबर का पैरा में जोड़ा गया है। अखंडता है, इसको जोड़ा गया है पैरा 6 में। ये भी अपने को याद रखना, आजकल इस तरीके से प्रश्न बहुत अलग टाइप के आने लगे। और ये जो संविधान संशोधन हुआ 42वां, इसकी धारा 2 के अनुसार, धारा 2 के अनुसार ये संशोधन हुआ है। इसमें समाजवाद पहला वर्ड है, पंथ निरपेक्ष दूसरा वर्ड है। इसको पैरा 1 में शामिल किया गया है। देखो पैरा 1 यहाँ पे पहली लाइन है, इसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इसके बाद ये अखंडता को 6 नंबर के पैरे के अंतर्गत शामिल किया गया है यहां पर जाकर के। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। कहने का मतलब इसे पैरा संख्या 6 में शामिल किया गया, और कुल मिलाकर के इसमें पैरे भी कितने हैं? 6 ही हैं। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना है इसमें अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो 1976 के अंतर्गत हुआ था, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, देखो ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, नीचे अपन देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन से धारा 2 से, और ये 3/1/1977 से प्रभावित थी। और यही बात इसमें धारा 2 से 3/1/1977 से ये तीनों शब्द इसमें जोड़े गए। अब ये जो उद्देशिका है, ये जो प्रस्तावना है, इसकी किस तरीके से इसका महत्व है कि किस प्रकार से जो बातें की गई, तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। इसका महत्व क्या है? तो पहली बात तो संविधान की आत्मा किसने कहा इसे?
संविधान की आत्मा, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की चाबी या कुंजी किसने कहा? कुंजी अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर। संविधान का महत्वपूर्ण भाग, इसे संविधान का महत्वपूर्ण भाग किसने बताया? महत्वपूर्ण भाग, तो ये किसने कहा था? तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। इसके बाद ये संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये बात सब प्रस्तावना के लिए किसने बोली? ये बोली थी के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट ये संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, ये बात किसने कही? N.A. पालकीवाला। पालकीवाला। देखो इसके बारे में किसने क्या कहा है? संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताइए इस बात को कि भाई ये वास्तव में क्या है। देखो दो प्रकार की बातें, संविधान की आत्मा को अंबेडकर जो बताते हैं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में मिलता है, और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कौन बताते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी कि संविधान में प्रवेश करने से पहले चाबी कौन सी है? प्रस्तावना है। ये बात किसने की? अर्नेस्ट बारकर ने। संविधान का महत्वपूर्ण भाग, ये बात किसने कही? ठाकुरदास भार्गव ने, कि इसके बिना संविधान क्या है? अधूरा है। संविधान की राजनीतिक कुंडली कि किस प्रकार से किस प्रकार की सरकार होगी, ये सारी बातें कौन से आदर्शों को लेकर के चलेगी, तो ये बात के एम मुंशी ने कही। और संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड किसने बताया? N.A. पालकीवाला ने। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, उन्होंने कहा कि ये संविधान सभा के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अब देखो इसमें और भी कई बातें हैं। एक प्रश्न यहां पे भी आता है, मैंने आपको बताया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूसी क्रांति से प्रभावित। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये नारा कौन सी क्रांति का था? ये था फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति। और ये क्रांति कब हुई थी? जो 1789 से 1799 के बीच में। तो अपने को इतना याद रखना है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित शब्द हैं और इन्हें अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो मुख्य रूप से अपने जितने भी प्रस्तावना से संबंधित बातें थी वो सारी की सारी इसमें देखी। अब वो चीजें देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में भी अपन सारा देखेंगे। ये थोड़ा सा
अब देखो आप, ये अपने प्रस्तावना से संबंधित बातें की। अब पूरी की पूरी बातें प्रस्तावना से संबंधित कौन से पर्सन कौन सी एग्जाम के अंतर्गत है वो भी अपन चर्चा करेंगे। अपना लक्ष्य यही है कि यदि आपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है तो ऐसी कोई भी बात नहीं छूटेगी जो आपकी और कहीं से आपको तैयारी करने की आवश्यकता पड़े। भले आपको टाइम लगेगा परंतु बातें सारी सीखने को मिलेगी आपको। तो देखो, पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न किससे संबंधित हैं? संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया है? यदि इस वीडियो को देखा है तो आप सारे प्रश्नों के आंसर दोगे आराम से, कोई समस्या ही नहीं होगी। ये देखो विभिन्न प्रकार की एग्जामों से संबंधित है, या आप देख लेना अपने हिसाब से। तो ये शब्द किस से जुड़े हैं? तो पुनः अपन देखते हैं कि ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1976 के अंतर्गत है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा उद्देश्य है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सा है? विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। विचार की स्वतंत्रता से संबंधित अपने बातें की स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। उसमें विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, धर्म की भी स्वतंत्रता है और उपासना की भी स्वतंत्रता है। तो ये जो बात है वो क्या है? गलत है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? सत्य बताना है। यह मूलभूत मूल्यों, दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि यह आदर्शों को, भारतीय मूल्यों को इसमें शामिल किया गया है। यह संविधान के सार को लिखित में रखता है। ये परिचय पत्र है, अपने देखा है नेपाल के वाला ने कहा कि मूल सारांश है वो प्रस्तावना के अंतर्गत है। यह संविधान की आत्मा और कुंजी है। और ये सभी तो सारी बातें क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। समता जैसा वर्ड अपने देखा, समता। तो अपने को ये देखना है कि समता किस प्रकार की उस जो प्रस्तावना के अंतर्गत की गई है। तो अपने एक तो देखा प्रतिष्ठा और एक देखा अवसर। तो वो दोनों बातें इसमें होनी चाहिए। तो वो कहाँ पे मिलती है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये प्रश्न भी देखो किस तरीके से पूछा जाता है। मैंने आपको कहा कि सारी बातें प्रस्तावना अपने को याद होनी चाहिए कंठस्थ एकदम। तो समता भी 2 प्रकार की। नेक्स्ट देखो, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया है। संविधान के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय ने कौन सा डिसीजन था जिसमें संविधान का भाग बताया है? किसको? प्रस्तावना को। तो अपने 2 केस पढ़े, एक बेरूबाड़ी और एक केशवानंद भारती। बेरूबाड़ी में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और भाग के रूप में स्वीकार किसने किया? तो केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? तो सीधा सा प्रश्न है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी को फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना और प्रस्तावना। यदि दर्शन से संबंधित दार्शनिक मूल्यों की बात करेंगे तो वो कौन सा है? वो है प्रस्तावना। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखो कैसे शब्द है। अपने को मैंने आपको बताया कि सारा इसमें याद रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में है, कौन सा नहीं है। तो देखो, न्याय शब्द है, बिल्कुल इसका उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा
है, बंधुत्व जैसा शब्द ये है, परंतु संघीय शब्द का उल्लेख अपने कहीं पर भी इसमें नहीं किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। ये तीनों शब्द हैं, परंतु संघीय जैसे शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? ये भी उसी तरीके का प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता के साथ एक शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। संविधान भारत को घोषित करता है, भाई संविधान है ये भारत को किस प्रकार की कंट्री घोषित करता है? तो देखो इसमें प्रभुता संपन्न ये शब्द अपन ने देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी शब्द भी देखा अपने, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ये भी देखा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये भी देखा। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत है जो संविधान है वो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित। तो ये भी अपन ने देखा। निम्न को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हैं। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आपको उसी क्रम में लगाना है जैसे वो प्रस्तावना के अंतर्गत है। मैंने आपको पहले ही बताया क्रमबद्धता वाले प्रश्न भी इसमें आते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? संप्रभु 1 नंबर पर, 2 पर आएगा समाजवादी, और 3 पे आएगा पंथ निरपेक्ष, और 4 पे आएगा लोकतंत्रात्मक, और 5 पे आएगा गणराज्य। तो ये जो सीरीज है वो एकदम सही अपने को याद रखना है। 1, 2, 4 और 5 और 3, 1, 2, 4, 5 और 3, ए ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। ये भी अपने को याद रखना है। इसी प्रश्न को यहाँ पे पूछा गया है और फिर इसको बताया कि क्रमबद्धता के तरीके से अपने को बताना है। तो ऐसे प्रश्न भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखो भारत की संविधान में जो उसमें प्रस्तावना में उदारता भी है, समानता भी है और भाईचारा यानी बंधुता भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है। ऐसे वर्ड किस देश की प्रेरणा से शामिल किए गए हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार की वर्ड कहाँ से मिलते हैं आपको? फ्रांसीसी क्रांति से। 2 चीजों की अपन ने चर्चा की। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के 1799 के बीच हुई थी। तो ये शब्द कहां से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय यानी जस्टिस शब्द लागू होता है। जो न्याय शब्द है वो किसके लिए लागू होता है? तो देखो एक बार ये पद तथा अवसर की समानता, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक आर्थिक। देखो ये रहा, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक न्याय है। यहाँ पे इसका क्रम अलग दिया हुआ है, परंतु अपने को ऐसे याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहने को मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं सारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये क्रम अपने को याद रखना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य? व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य विशेषतः सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति और व्यक्तियों का जो समूह होता है उसमें आपस में सामंजस्य कौन सा शब्द लाएगा? तो वो शब्द कौन सा लाएगा? बंधुत्व है। भाईचारे की जो भावना होगी वो व्यक्तियों को आपस में समष्टि से जोड़ने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार की बात अपने इसमें देखी। हाँ तो देखो ये प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी बातें थी वो अपने यहाँ पे देखा। पहले अपने चर्चा की किस तरीके से प्रस्तावना है, इसमें कौन से वर्ड हैं, और सारे के सारे प्रश्नों की भी अपने चर्चा की। अब जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्रश्न भी उसमें साथ में लेकर के आएंगे। तो किसी प्रकार से आपको जितनी भी तैयारी है वो किसी अन्य जगह से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सारी जो तैयारी है वो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको निःशुल्क मिलेगी। जय हिंद।